हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class we will be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as ray optics. So बच्चों, as we were discussing in the previous lecture about spherical refracting surfaces, अंडर विच आई हैड टोल्ड यू कि आपको बच्चों 6 अलग अलग डेरिवेशंस करनी है अंडर दिस सेम कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. बट लेट मी टेल यू कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से समझ लिया है सो ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि इसके अंदर एज आई हैड ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि मैं कुछ पर्टिकुलर डेरिवेशंस को एड्रेस करूँगा, जिनमें से आई थिंक सो आई हैड टोल्ड यू कि जो मैंने आपको लिस्ट दी थी उसमें से एज़ फार एज आई कुड रिकॉल नंबर 1 डेरिवेशन मैंने आपको करवा दी है प्रीवियस लेक्चर में. फिर मैंने आपसे कहा था कि नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 5 ये 3 डेरिवेशंस और मैं आपको करवाऊँगा. रिमेनिंग 4 और 6 ये दोनों डेरिवेशन बच्चों आपका होमवर्क एक्सरसाइज होंगी, ये आपने खुद अटेम्प्ट करनी है. वैसे अभी आप अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से देख लिया है एंड इफ आई टेल यू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेज, तो शायद आप ये जो 2, 3, 5 हैं ये भी आप खुद कर सकते हो. बट इन टुडेज लेक्चर आई वांट टू डिस्कस विद यू टू द सेकेंड नंबर डेरिवेशन, द थर्ड, द फिफ्थ, whereas 4th and 6th will be your homework. I hope you could understand कि मैं 1, 2, 3, 4 कहाँ से बोल रहा हूँ. In the list that I had given you in the previous lecture, मैं वहाँ से इसको 1, 2, 3, 4 बात कर रहा हूँ. So बच्चों, let us begin with the second derivation. Second derivation के अंदर क्या था कि इस बार भी जो रिफ्रैक्शन होगी वो एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अक्रॉस ही होगी, लेकिन जो इस बार इमेज बनेगी आपकी रिफ्रैक्शन के बाद वो एक वर्चुअल इमेज बनेगी. जो हमने आपको डेरिवेशन प्रीवियस लेक्चर में करवाया था वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन तो एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ही हो रही थी, बट वहाँ पर बनने वाली इमेज रियल थी, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया कि हमने उसको कैसे डिराइव किया था. और बच्चों रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप देम इन योर माइंड, और ये डेरिवेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So now we'll be discussing refraction through convex spherical refracting surface when image formed is virtual. This is our second derivation. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हो कि जब रियल इमेज बन रही है तो आपने रेट डायग्राम को कैसे प्लॉट करना है. बिकॉज लेट मी टेल यू कि बच्चों जो 1 और 2 हैं इसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है रेयर मीडियम में, और इमेज फॉर्म हो रही है नंबर 1 वाले डेरिवेशन में इन द डेंसर मीडियम, और नंबर 2 आप देख लोगे कहाँ पर हो रही है. बट ध्यान आपने ये देना है कि नंबर 1 और नंबर 2 डेरिवेशंस जो हैं दोनों के अंदर जो हमारा मीडियम है, जो जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो रेयर मीडियम है. वेयर एज डेरिवेशन नंबर 3 और 4 के अंदर जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एक डेंसर मीडियम है. यानी कि दोनों अगर आप 1 और 2, 3, 4 को कंपेयर करो सो दे ऑल आर विद रिस्पेक्ट टू अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बट द डिफरेंस लाइज इन द मीडियम इन विच दी ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड. बस उसका थोड़ा फ़र्क आएगा. अदरवाइज़ अगर आपने बच्चों नंबर 1 को ध्यान से समझ लिया है सो आप नंबर 3 कर सकते हो, और अगर आप नंबर 2 को समझ लोगे सो आप नंबर 4 पॉइंट पर जो डेरिवेशन है जो कि आपका होमवर्क एक्सरसाइज है वो भी आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो. सो अब देखना बच्चों कि जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तो उसका रे डायग्राम कैसा होता है, और ज़रूर कंपेयर करना कि जब रियल इमेज फॉर्म हुई थी तो डायग्राम कैसा था और जब वर्चुअल फॉर्म हुई तो डायग्राम कैसा है, बिकॉज यहाँ पर डायग्राम ही मेन चीज़ है. सो पहले आप एक प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट कर दीजिए. प्रिंसिपल एक्सिस के एक तरफ रख दीजिए अपना कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और दूसरी तरफ आपका
ये रेयर मीडियम है जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। सो मैंने मान लिया कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट विच इज़ इन दी रेयर मीडियम। और जो जो बातें हमने बच्चों डेरिवेशन नंबर 1 में मानी थी वही यहाँ पर भी हम मानेंगे कि हमारे जो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है, जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n2 है, ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम के अंदर रखा हुआ है, p हमारा पोल है, c हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, सो ये सारी बातें लिखने में सेम वैसी आएंगी जैसे कि हमने डेरिवेशन नंबर 1 में लिखा था। मतलब मेरा ये है कि आपने देखा कि हमने डेरिवेशन नंबर 1 के अंदर बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया था, तो बच्चों वो आप हर बार नहीं करोगे। जैसे नंबर 2 में फ़र्क क्या क्या है, फ़र्क ये है कि आप बोलोगे दैट फिगर शोज़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1। ठीक है, पहले आप इतना लिख दोगे इसमें, ये आपने लिखना है खुद। फिर अब आगे हम क्या करेंगे बच्चों, रे डायग्राम प्लॉट करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस सारी डेरिवेशंस के अंदर। तो यहाँ पर हमें बनानी है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो उसी मीडियम में आपकी इमेज बन जाए। गेटिंग माई पॉइंट? वर्चुअल इमेज इन सारे केसेस में तब फॉर्म होगी जब जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस वाले मीडियम में, इसी मीडियम में आकर के आपकी इमेज भी बन जाए, तो हम कहेंगे भाई वो इमेज हमारी वर्चुअल है। अगर अगले मीडियम में बनेगी तो उसको हम रियल बोलेंगे, जो कि आपने प्रीवियस वाले केस में देखा था। सो आइए देखते हैं कि कैसे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट से हमने माना कि एक रे गई और उसने स्ट्राइक किया इस कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक नॉर्मल प्लॉट करते हैं एट दिस पॉइंट। और ध्यान रखना, नॉर्मल at a particular point of this convex spherical refracting surface will always pass through this center of curvature। इसको शायद आपने नोटिस डेरिवेशन नंबर 1 में भी किया हो, यहाँ पर बार नोटिस करना। सो जो नॉर्मल होगा वो इस तरह से होगा। ये क्या है बच्चों, आपका नॉर्मल है इस रे के लिए। तो अगर ये नॉर्मल, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आपका। अब क्या होगा, लाइट को जाना तो ऐसे था, बट अब वो आई है रेयर से डेंसर मीडियम में, सो इट विल गो टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सो वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी करेंगे डिफ्लेक्ट, ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। अब ये आगे बढ़ती चली जा रही है, सो हमें आगे तो इसकी इमेज नहीं मिलेगी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करेंगे, और पीछे प्रोड्यूस करके देखते हैं कहाँ पर ये इमेज बनाती है। सो थोड़ा सा हमने इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि हमें यहाँ से आती हुई दिख रही है। ये जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद जो इस तरह से बैंड हुई, वो हमें यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। सो ये बनती है बच्चों इसकी वर्चुअल इमेज। इस ऑब्जेक्ट की ये कहलाती है इसकी वर्चुअल इमेज। आई होप कि आप समझ गए हो कि हम किस तरह से बच्चों बनाते हैं रे डायग्राम को। इन केस ऑफ अ रियल इमेज अगर हमें बनानी थी तो हमने रियल इमेज में क्या किया था कि इसको ज़्यादा बेंड किया था। इसलिए कहता था कि हमारे पास जो इमेज है, जो रे है, वो कहीं यहाँ पर स्ट्राइक करे। जब हमें बनानी है एक वर्चुअल इमेज तो हमने थोड़ा कम इसको बेंड किया। कम क्यों बेंड किया, ताकि ये इधर इमेज ना बना करके जब हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो वहाँ पर ये इमेज बनाए। अगर आपने इतना कर लिया सो यू आर डन विद योर डेरिवेशन। कैसे कि अगर आप, अब तो आपको पता ही है कि हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इमेज, दिस रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल बीटा with the principal axis and this normal makes an angle gamma with the principal axis। ये सेम जो कि हमने डेरिवेशन नंबर 1 में माना था, सेम हम वही यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब बच्चों इसको डिस्क्राइब करने का काम आपका है। ठीक है, डिस्क्राइब करने का मतलब इसका हमें लिखना है कि फिगर शोज ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम, देन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम O, स्ट्राइक्स द सरफेस एट अ पॉइंट, लेट मी से A, एंड देन रिफ्लेक्ट्स बैक टू अ पॉइंट I एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। इस तरह से आपने खुद लिखना है। फिर आप लिखोगे लेट अल्फा, बीटा एंड गामा बी दी एंगल्स मेड बाय द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो वो सारी बातें आप बच्चों खुद भी लिख सकते हो। तो मैं बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को चाहिए मैं वो लिख रहा हूँ कि मेरे को चाहिए कि लेट अल्फा, बीटा एंड गामा। ये मैं वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों,
सो ये 3 लाइंस मैंने मेंशन कर दी हैं अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। और एक कंस्ट्रक्शन आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम हमेशा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ए से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो कि परपेंडिकुलर होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस पर, जिसे हम ए एन बोलेंगे। और हम ये मानते हैं कि जो पॉइंट एन है बहुत करीब है पॉइंट पी के। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम एंगल आई और एंगल आर, चलो एंगल आई तो हमारा ये हो गया, अब बताओ एंगल आर कहाँ पर होगा। सो एंगल आर ध्यान रखना हमेशा क्या होता है, एंगल आर इज़ दी एंगल मेड बाय द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, कि नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पर आपकी रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, ये है ना, आपका नॉर्मल कौन सा है, ये है। सो ये एंगल होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है कि आपको दिख रहा है कि अगर मैं देखूँ ध्यान से इस ट्रायंगल ए ओ सी को, तो मुझे दिख रहा है आई को मैं लिख सकता हूँ, आई इज़ द एक्सटर्नल एंगल, सो इट इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। So from triangle AOC, I am getting that I is equivalent to alpha plus gamma. Similarly, अगर आप ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को AIC को, अब बच्चे यहाँ पर थोड़ी गलती कर देते हैं, वो थोड़ा इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, वो समझते हैं कि ये O से लेकर के R एक सीधी लाइन है। नहीं, ये जो O से लाइन जा रही है ये ऐसे जा रही है। सो ये कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रही। बच्चे सोचते हैं कि ए और सी में ही आप एंगल आर ले लोगे एज दी एक्सटर्नल एंगल, वो गलत हो जाएगा। ये ट्रायंगल है आपका ए, ध्यान से देखो ये लाइन कौन सी है, ये ए आई है, तो ए आई सी आप ट्रायंगल लोगे, सो आर इज़ द एक्सटर्नल एंगल, सो आर होगा बीटा प्लस गामा। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए आई सी आपके पास आर आया है बीटा प्लस गामा। सो एक बार बच्चों आपके पास ये आई और आर आ गया ना, देन इट्स वेरी सिंपल फॉर यू टू मूव फर्दर, क्योंकि आपको अब अच्छे से मालूम है कि आप अल्फ़ा को लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अल्फ़ा ये है, इसका परपेंडिकुलर होगा ए एन, बेस होगा ओ एन। तो आप बच्चों लिख दोगे दैट सिंस अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, सो यूजिंग द रिलेशन that theta is equivalent to perpendicular upon base, I get that अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास ए एन अपॉन ओ एन हो जाएगी, बीटा की वैल्यू मेरे पास ए एन अपॉन आई एन हो जाएगी, और गामा की वैल्यू मेरे पास ए एन अपॉन एन सी हो जाएगी। अब आप नीचे के सारे एन्स को पी से रिप्लेस कर दोगे। सो लेट्स डू इट आउट, कि पहले हम आई को एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो आपका आई क्या होगा, आई आपका भाई अल्फ़ा प्लस गामा, तो ए एन अपॉन ओ एन प्लस ए एन अपॉन एन सी। अब आपको मालूम है अच्छे से कि मेरा जो पॉइंट एन है बहुत क्लोज है पॉइंट पी के, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा ए एन अपॉन ओ पी प्लस ए एन अपॉन पी सी। ठीक है, सिमिलरली आप बच्चों आर के साथ भी कर दोगे कि आप कह दोगे कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बीटा प्लस गामा के बराबर है, सो ए एन अपॉन आई एन प्लस ए एन अपॉन एन सी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए एन अपॉन आई पी प्लस ए एन अपॉन पी सी। अब बच्चों मैंने जानबूझ के एक छोटी सी मिस्टेक करी थी एंड आई होप कि आप उसको कैच कर पाए हो। पहले मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो और उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो कि मैंने क्या मिस्टेक करी है। लेट मी टेल यू, मैंने मिस्टेक करी है बच्चों इन वैल्यूज़ को निकालने में। अल्फ़ा बीटा और गामा की मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हैं। लेट मी रिकॉल कि हमने बच्चों पहले ही एक साइन कन्वेंशन माना था कि हम सारे डिस्टेंसेस को मेज़र करेंगे फ्रॉम दी पोल। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने जो ओ एन मेज़र किया है, क्या वो पोल से मेज़र किया है? बिल्कुल नहीं किया। मैंने पोल के विपरीत उसको मेज़र किया है। मुझे हर डिस्टेंस पोल से मेज़र करना है, यानी कि ये ओ एन ना होकर के एन ओ होना चाहिए था। हम हर डिस्टेंस को पोल से मेज़र कर रहे हैं, यानी कि हम पोल से इधर जाएंगे या फिर पोल से उधर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इधर से पोल की तरफ आ रहे हैं, वो गलत हो जाएगा। आपको अगर इधर जाना है तो आप पोल से इधर की तरफ जाओ। तो अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं लिखा था ओ एन, सो इट्स स्ट्रिक्टली रॉन्ग, क्योंकि मैं कहीं और से पोल की तरफ आ रहा हूँ, बल्कि मुझे हमेशा पोल से
कहीं और की तरफ जाना होता है, यानी कि ये ओ एन ना हो करके एन ओ होता। यहाँ पर आई एन है, मैं फिर से देखो मैंने वही गलती करी कि मैं आई से आया पी की तरफ, वो गलत है। आपको हमेशा पी से जाना है आई की तरफ, यानी कि ये होता बच्चों एन आई। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमने सही किया, हम भाई पोल से ही सी की तरफ गए, इधर से सी की तरफ गए। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये बच्चों आपके आंसर को रॉन्ग करेगा। मैं तो चाहता था कि हम पूरा इसको ऐसे ही लेके चलें गलती करके, हमारे पास जो आंसर आता वो रॉन्ग आता, बट पेज मेरे पास कम है, सो आई टोल्ड दैट मिस्टेक ओवर हेयर ओनली। सो ये क्या होगा बच्चों, ओ पी ना हो करके ये पी ओ होगा, बिकॉज दैट एड्स टू अ वेरी बिग डिफरेंस इन योर डेरिवेशन। ये पी सी तो ठीक है, ये आई पी ना हो करके बच्चों पी आई होगा, बाकी ये पी सी आपका ठीक है। और यहाँ पर हमने उसका रीज़न मेंशन कर दिया कि पॉइंट एन पी के बहुत करीब है, तो हमने इसलिए भाई एन को पी से रिप्लेस कर दिया। अब आपका अगला स्टेप नंबर 2 होता है कि आप स्नेल्स लॉ लगाते हो। सो बाय स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज एंटरिंग, जिस मीडियम के अंदर आपकी रिफ्रैक्टेड रे एंटर कर रही है। सो बताओ वो किस मीडियम में एंटर कर रही है? ऑब्वियस सी बात है भाई, वो सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है। आपने देखा होगा रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम के अंदर आई थी। सो n2 अपॉन n1। स्नेल्स लॉ लगाना बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपको कह दो कि भाई आई और आर छोटा है, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर। ठीक है बच्चों, नाउ आई हैड रिटन इट डायरेक्टली। मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि सभी कैसे होता है इन द डेरिवेशन नंबर 1। अब आप आई को रिप्लेस कर दोगे इस वैल्यू से और आर को कर दोगे बच्चों इस वाली वैल्यू से। सो n1 n2 आई की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ an अपॉन पी ओ प्लस an अपॉन पी सी, एंड आई होप कि आप देख पा रहे हो कि an से an कट जाएगा और हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर वाली। तो जो वैल्यू सेम है उनको एक तरफ ले जाओ, पी सी यहाँ पर भी है, पी सी यहाँ पर भी है, तो उनको एक तरफ ले जाएंगे, पी आई और पी ओ को एक तरफ ले लेंगे। तो an तो पहले हटा दो, कॉमन लेके हमने काट दिया। अब बच्चों बच्चे हुए के लिए आई एम टर्निंग द पेज। तो बच्चों अगर आप सेपरेट करोगे सेम टर्म्स को तो आपके पास ये इक्वेशन ऑप्टेन हो जाएगी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो अब लास्ट जो आपका स्टेप नंबर 3 होता है, वहाँ पर आप करते हो कि आप जो भी आपके पास कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होते हैं उनको आप पुट करते हो कि भाई पी ओ आपका क्या है, पी ओ पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और बच्चों ये बात ध्यान रखना कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग में कि मैंने हर एक चीज़ वही मानी है जो मैंने डेरिवेशन नंबर 1 में मानी थी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज़ स्मॉल यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज़ स्मॉल वी, एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज़ आर। तो आप ध्यान से देखो, हम P से O की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको फिर से वापस लेके जाऊंगा उस डायग्राम की तरफ। सो बच्चों मैं आपको इतने आराम से करवाऊँ ताकि आपको कभी भी इन 6 डेरिवेशंस में दिक्कत ना हो। सो इट्स नाउ योर ड्यूटी कि आप अच्छे से इसको समझो, कुछ नहीं समझ में आया तो उसको पूछो। तो हमें जाना है P से O की तरफ, P से जाना है O की तरफ। तो आई हैड टोल्ड यू कि अगर हम मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट तो हम अपने डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव ले लेंगे। तो हम बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जब हम P से O की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि देखो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है और हम आ रहे हैं P से लेके O की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस U। ये दूरी U है, मैं लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस आपके पास V है और ये डिस्टेंस आपके पास R है, ये आपको पता होना चाहिए। PI आप P से जा रहे हो I की तरफ, फिर उल्टा जा रहे हो तो ये बच्चों फिर नेगेटिव V होगा। PC आप P से C की तरफ जा रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट है, रे है, इंसिडेंट रे, उसी में आप जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव आ रही होगा। सो PO माइनस, ये भी माइनस, ये पॉजिटिव। तो ये आपको बच्चों निकालने आनी चाहिए और इसलिए सिंपल सा रूल है कि जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट है उनको लोगे पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। सो बच्चों वो बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, वो आपने सिंपली इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना, बस आपका आंसर आ जाएगा। सो हो जाएगा माइनस n1 अपॉन यू, ये नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, सो माइनस माइनस मिला देगा इसको पॉजिटिव। सो प्लस n2 अपॉन v इज़ इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन
आर। ये बच्चों आपके पास आपकी डेरिवेशन आ जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो इस तरह से बच्चों आप डिराइव करते हो। अगर आपके पास आपका डायग्राम बनाना आ गया सो आप डेरिवेशन तो बहुत ही सिंपली कर सकते हो। सो बच्चों पहले मैं आपको थर्ड नहीं करवाऊँगा, थर्ड की मैं से आपको इमेज दे दूँगा, आप खुद भी उसको कर सकते हो। अगर हम पास टाइम होगा तो हम थर्ड भी कर लेंगे, बट अभी हम आपको सीधा पहले फिफ्थ करवाएंगे, बिकॉज फिफ्थ के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को, क्योंकि अगर टाइम ओवर हो गया तो शायद हमारा ये कंसेप्ट रह जाएगा कनकेव वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंप्लीटिंग माई कनकेव। कन्वेक्स आपको अब आइडिया अच्छे से लग गया है, बट फिर भी मैं लास्ट में आपको इमेज बना के दे दूँगा थर्ड वाले डेरिवेशन की। फोर्थ और सिक्स्थ आपने खुद करना है। सो बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं, मैं आपको डेरिवेशन नंबर सिक्स्थ करवा रहा हूँ। द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस चेंजेस कि इस सिक्स्थ डेरिवेशन के अंदर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, और जो आपके पास डेरिवेशन नंबर 3 और 4 हैं उन दोनों के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। तो शायद आपको आइडिया लग पाए कि किस तरह का रे डायग्राम बनता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन दी डेंसर मीडियम। ओके, बिकॉज रेयर मीडियम के हम ऑलरेडी 2 केसेस कर चुके थे, सो मैंने रेयर मीडियम को इस बार अवॉइड किया। सो लेट्स डू दिस सिक्स्थ डेरिवेशन। फिफ्थ नहीं है, ये सिक्स्थ वाली है। सो हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं अपने डेंसर मीडियम के अंदर। सो पहले आपको बनाना आना चाहिए बच्चों कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता कैसा है। सो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा इधर रखते हैं, तो हम बच्चों इस बार अपने कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को भी इधर रखेंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस में इस बार हम इस तरफ रखेंगे अपने कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को। दिस इज आर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इस बार भी बच्चों वो बातें सब सेम रखेंगे कि हमारे पास जो रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास n2 है। ऑब्जेक्ट हमने रखा है इस बार डेंसर मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट आपके पास मैंने मान लिया कि कहीं यहाँ पर है। दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज बननी है। कनकेव के अंदर सारी इमेज बच्चों आपको वर्चुअली मिलेंगी, यानी कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है आपको इमेज भी उसी मीडियम के अंदर मिलने वाली है। ये बात तो ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट रे इस तरह से भेजी, इसने जाना था कुछ इस तरह, बट उससे पहले बच्चों बताओ इस कनकेव स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होता है? क्या वो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा? तो ध्यान से देखो, ये स्फेयर यहाँ से बना हुआ है, इस तरह के स्फेयर से कट के बना हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और हमें मालूम है कि किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल बनता है हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर के ही बनता है। सो नाउ आई एम प्लॉटिंग माई नॉर्मल ओवर हेयर, दिस इज़ माई नॉर्मल। ठीक है, ये मेरा इस पॉइंट पर बना हुआ नॉर्मल है। सो ये एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉल लाइन। आगे चलते हैं। सो रे ने जाना था इस तरह से, बट क्योंकि अब भाई वो एक डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में आई है, तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी, जहाँ पर उसने जाना था उससे भी थोड़ा इधर दूर भागेगी। सो लेट मी से कि भाई वो और दूर भागी और इस तरह से दूर भाग गई। जाना था ऐसे, बट वो अब और दूर भागी व्हेन इट ट्रेवल्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो हमें अब क्या दिखेगी कि ये रे जो है, अगर हम थोड़ा इसको पीछे की तरफ बनाएं, कंप्लीट करें, सो हमें ये रे यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। तो हमें लगेगा कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर बन रही है। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है बच्चों? यहाँ पर बन रही है, यानी कि उसी मीडियम के अंदर बन रही जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। और कनकेव के अंदर हमेशा आपके पास वर्चुअल इमेज ही बन करके आएगी। सो एक बार आपका डायग्राम बन गया, सो यू आर डन। मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो बच्चों ध्यान रखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे। सो नॉर्मल आपके पास ये है, रिफ्रैक्टेड रे ये है, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो ये होगा, स्मॉल आर। अब बाकी सारी चीज़ें सेम है कि ऑब्जेक्ट बनाएगा एंगल अल्फ़ा, इमेज बनाएगी बीटा, नॉर्मल बनाएगा गामा, ऑल एंगल्स आर स्मॉल। अब आप एक रिलेशनशिप निकालोगे आई और इन सारे एंगल्स में, आर और इन सारे एंगल्स में, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सो आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो कि लिखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिगर शोज एन ऑब्जेक्ट ओ विच लाइज
in the denser medium of refractive index n2 and a virtual image I is formed as shown above in the same denser medium। बस इतना आपने इसको डिस्क्राइब करना होता है। ऐसे ही आपने बच्चों हर एक केस में करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। जो मैंने अभी अब तक आपको करवाया था डिस्क्रिप्शन, वो सब आपको समझाने के लिए था। आगे आप नहीं लिखोगे कि रे मेरी ऐसे गई, वो आपको नहीं लिखना होता। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। लिखोगे आप कैसे हर एक में कि हमारा ऑब्जेक्ट लाइज एट पॉइंट O ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन द डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 द डैश इमेज। यहाँ पर तो बनी है वर्चुअल, तो यहाँ आप लिखोगे यहाँ पर द वर्चुअल इमेज I इज़ फॉर्म्ड एज शोन अबव इन द फिगर। ऐसे आप बच्चों हर एक को डिस्क्राइब करोगे हर एक डेरिवेशन के अंदर। अब आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आप I और R को निकालते हो। तो मेरे पास I यहाँ पर है, I मेरा इससे बना हुआ है। इस रे को जब मैंने प्रोड्यूस किया तो एक ये रे, लेट मी नेम दिस पॉइंट A, ठीक है। तो A पॉइंट से, O पॉइंट से और जो C पॉइंट से ट्रायंगल बनना है उसमें मेरा I एक एक्सटर्नल एंगल है। सो अल्फा प्लस गामा मेरे पास I के बराबर होगा। सो फ्रॉम ट्रायंगल AOC मेरे पास आ गया कि I जो है वो अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास R कहाँ से आया है, मेरे पास R आया है बच्चों इस वाली लाइन से। तो AIC के अंदर फिर से मेरे पास R जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, तो R होगा बीटा प्लस गामा। सो फ्रॉम ट्रायंगल AIC आई गेट दैट R इज़ इक्वल टू बीटा प्लस गामा। फिर आप लिखोगे कि भाई ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज़ योर पोल। तो ये आगे आप लिखोगे यहाँ पर दैट सिंस अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स देन बाय द रिलेशनशिप दैट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी गेट दैट। आपके पास अल्फा क्या आएगा बताओ ज़रा। अल्फा होगा भाई परपेंडिकुलर, तो हर केस में AN ही रहेगा, तो AN अपॉन NO। ध्यान रखना ON मत लिखना, NO लिखोगे NO। बीटा आपके पास AN अपॉन NI और गामा आपके पास AN अपॉन NC। बस ध्यान आपने इसी का रखना है कि हमेशा N से यानी कि पोल से जाओ। अगर आप किसी और जगह से पोल पर आओगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप I के में ये वैल्यूज़ पुट कर दो। सो I की वैल्यू होगी आपके पास AN अपॉन NO प्लस गामा आपके पास है AN अपॉन NC, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है AN अपॉन PO प्लस AN अपॉन PC के। सिमिलरली आप करोगे बच्चों R वाले केस में, R है आपका AN अपॉन NI प्लस AN अपॉन NC विच इज़ अगेन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AN अपॉन PI प्लस AN अपॉन PC। फिर नीचे लिख दोगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो क्योंकि P इज़ वेरी वेरी क्लोज टू N या फिर N इज़ वेरी क्लोज टू P, इस वजह से हमने ऊपर वाली लाइनें लिख दी। सो यहाँ पर आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप स्टेप नंबर 2 लिखते हो बच्चों, वो क्या है, स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई साइन R बाय स्नेल्स लॉ आपको मालूम है कि साइन I अपॉन साइन R होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज एंटरिंग। अब बताओ इस वाले डायग्राम के अंदर आपकी रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में एंटर कर रही है। तो आपकी रे जो एंटर कर रही है वो एंटर कर रही है N1 मीडियम में। सो यहाँ पर जो ऊपर आप मीडियम लिखोगे वो लिखोगे N1, नीचे लिखोगे N2। ये होता है बच्चों कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन है स्नेल्स लॉ के अंदर तो तभी आप इन डेरिवेशंस को ठीक से लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि यहाँ पर कभी N2 अपॉन N1 है। अगर आप ध्यान देखो तो अभी हम जो पहले के 2 केसेस करे उनमें दोनों में N2 ऊपर था N1 नीचे था। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ पर भाई दोनों ही केसेस में हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी, बट इस वाले केस में क्या है कि वो रेयर मीडियम में एंटर कर रही है। तो यहाँ पर N1 अपॉन N2 वाला स्नेल्स लॉ लगा। फिर आप वही लिखोगे दैट सिंस sin I and sin R are very small, I and R are very small angles, तो उससे होगा क्या कि आप लिख पाओगे भाई N2 इंटू I इज इक्वल टू N1 इंटू R। अब आपको I की वैल्यू मालूम है
आर की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों n2, देखो an तो कट ही जाना है तो an को वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। an आपका ऊपर से कट जाएगा, दोनों तरफ से कैंसिल होकर के। तो i की वैल्यू है बच्चों, मैं लिख देता हूँ 1/PO प्लस 1/PC विच इज़ इक्वल टू n1 इंटू आर की वैल्यू है प्लस 1/PI प्लस 1/PC। अब आप एक काम करिए, PI और PO को एक तरफ ले जाओ, PC को एक तरफ ले जाओ, तो आपके पास ये हो जाएगा बच्चों n2/PO माइनस n1/PI इज इक्वल टू n1 माइनस n2/PC होगा, n1 माइनस n2/PC। अब आप साइन कन्वेंशंस यूज़ करो और देखो PO पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, PI देखो, PC देखो। तो मैं आपको ऊपर लेके जाऊंगा बच्चों उसी डायग्राम के पास और चेक करते हैं हमें निकालना क्या है। PO निकालना है, एक PI निकालना है और PC निकालना है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, कि जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे होगी उस डायरेक्शन में मेजर्ड जो भी हम दूरी लेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, बाकी सबको हम नेगेटिव लेंगे। तो हमने PO को मेजर किया भाई अपोजिट डायरेक्शन में, हमारी लाइट ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन में और हम मेजर कर रहे हैं ऐसे, तो ये होगा भाई नेगेटिव ऑफ, पहले मैं लिख देता हूँ, ये U है, ये V है और ये आपके पास कैपिटल R है। PI में हमने क्या किया भाई, PI में भी हम वापस ही आ रहे हैं तो ये भी उल्टा ही है, सो माइनस ऑफ V हो जाएगा PC के अंदर, ठीक है कि हम P से जा रहे हैं C की तरफ और ये डायरेक्शन भी ऐसा ही है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये प्लस R ही होगा, ठीक है। तब इन वैल्यूज़ को वहाँ पर आप पुट कर दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इतना सिंपल होते हैं डेरिवेशंस। आई होप यू हैड गॉट दी आइडिया कि आपने क्या करना होता है डेरिवेशंस के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ रिजल्ट ऊपर, यहीं पर लिख देते हैं। आपके पास आया बच्चों PO नेगेटिव है, सो माइनस ऑफ n2/PO के प्लेस पर आया था U, ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस ऑफ n1/V दिस इज इक्वल टू n1 माइनस n2/R, क्योंकि R तो पॉजिटिव ही है। सो बच्चों ये आपके पास फाइनल आपका डेरिवेशन हो जाता है। सो दिस इज़ 100% करेक्ट डेरिवेशन। आप देख रहे हो हमने कितनी सिंपली किया, बस पहले I और R का निकाला रिलेशनशिप, उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाने का सही तरीका आपको मैं दे चुका हूँ कि जिस मीडियम में एंटर कर रही है रिफ्लेक्टेड रे उसको ऊपर लिखो, बचे हुए को नीचे लिखो। फिर I और R स्मॉल थे तो ऐसे लिख दिया, I की वैल्यू पुट करी। फिर साइन कन्वेंशंस भी बहुत सिंपल है कि देखो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, बस हम जिन डायरेक्शंस को उसके अलोंग मेजर कर रहे हैं उनको लो पॉजिटिव, जिनको उनके अपोजिट मेजर कर रहे हैं उनको लो आप नेगेटिव, जो कि मैंने आपको अब 3 डेरिवेशंस के अंदर शो कर ही दिया है। सो आई सपोज कि आपको बच्चों कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी अच्छे से क्लियर है। देखो कुछ भी फ़र्क नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, बस सिर्फ रे डायग्राम का फ़र्क था। जब आप इसको ऑब्जेक्ट को रखोगे, लेट मी शो यू, अब क्योंकि टाइम है तो आपको दिखाई देते हैं। ये बच्चों आपका रे डायग्राम है फॉर डेरिवेशन नंबर 5। इसमें हमने वही किया कि हमारे पास कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस बार रेयर मीडियम में है। सो आप अपने कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इस तरफ आप प्लॉट करोगे और ये होगी बच्चों आपकी प्रिंसिपल एक्सिस और आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा इस बार इन दी रेयर मीडियम। सो लेट्स हैव अ लुक। इमेज तो इस बार ही बननी कौन सी है बच्चों, वर्चुअली बननी है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने माना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है, इसने एक लाइट को एमिट किया जिसने जा कर के इस सरफेस को पॉइंट ए पर रिफ्लेक्ट करवाया। अब क्या होगा इसका बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है। तो बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर में कभी भी प्रॉब्लम मत करवाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर में हमेशा देखना स्फेयर कहाँ से बना हुआ है। ये एक इस तरह के स्फेयर से कट करके बना हुआ है तो उसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, ऑब्वियस सी बात है, उधर नहीं होगा इधर होगा, क्योंकि ये स्फेयर किसी इस तरह के स्फेयर से कट करके बना है तो उसका सेंटर कहीं यहीं पर तो होगा ना। तो जो नॉर्मल होगा वो कैसे आएगी बच्चों, नॉर्मल कुछ इस तरह से आएगी। सो ये हो गया आपका नॉर्मल। अब क्या होना था एक्चुअली में कि जब अगर मान लेते ये हमारे पास मीडियम ना होता तो हमारी जो लाइट थी वो इस तरह से आगे बढ़ जाती, बट अब क्या होगा कि इस तरह से ना बढ़ के
अब वो रिफ्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब वो ऐसे ना बढ़ करके इट विल गो टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ऐसे नहीं जाएगी बल्कि थोड़ा सा मुड़ जाएगी इस तरह से। तो अब यहाँ तो कहीं मिलेगी नहीं, तो हम इसको थोड़ा पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। अगर आपको बच्चों ये डायग्राम बनाना आ गया सो आपको डेरिवेशन करनी आ गई। अब इसको आप अल्फ़ा मान लोगे, इसको बीटा मान लोगे, इसको गामा मान लोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे AN, ये आपका कैपिटल R हो गया डिस्टेंस, ये आपका स्मॉल v हो गया, ये आपका स्मॉल u हो गया, और आगे तो बच्चों आप कर ही सकते हो। पहले आप I आपका कहाँ पर होगा बताओ ज़रा। ये आपका नॉर्मल है, दिस इज़ योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपकी बच्चों इंसिडेंट वे है, सो दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड एंगल की तो वो बहुत छोटा सा बनना है यहाँ पर, आई होप कि आप देख पा रहे होगे। तो ये होगा यहाँ पर R। तो बच्चों ये बनेगा रे डायग्राम। आगे आप खुद इसको कर सकते हो बहुत ही सिंपली, बस पहले आपने I और अल्फ़ा बीटा गामा में निकालना रिलेशनशिप, फिर R में निकालना है। आफ्टर दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। या फिर बच्चों यहाँ पर हो सकता है कि आप इसको रिलेट ना कर पाओ, I का रिलेशनशिप ना निकाल पाओ, तो मैं थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूँ। ये ध्यान से देखो कि ये जो I एंगल है ये बनाया किन दो के बीच में है भाई, एक तो ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है, यानी कि जो ट्रायंगल हमें लेना है वो ऑब्वियस सी बात है कि AOC ही लेना है। AOC से कोई बात बनने वाली है, ठीक है। अब AOC में देखो क्या रिलेशनशिप बन सकती है I में और बाकी सारे एंगल्स में। तो AOC का एक एंगल है अल्फ़ा, एक है I, और ये देखो हमें मिल गया रिलेशनशिप। इसका एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, देखो एक्सटीरियर एंगल पता है क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का। ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका एक्सटीरियर एंगल होता है कि अगर मैं इसकी साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दूं ये वाली, तो जो एंगल ये दो बनाएंगी इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। या फिर ये लाइनर लेकर के आप इसको ले लो, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दूं तो ये जो एंगल बनाएगी इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली ओवर हेयर ये एक्सटीरियर एंगल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस साइड को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया, तो ये देखो गामा हमारे पास क्या आया, एक्सटीरियर एंगल आया। तो गामा की वैल्यू हमारे पास I प्लस अल्फ़ा के बराबर है। तो आप I निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ गामा एंड अल्फ़ा, वो होगा गामा माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली आप देखो R के केस में, R को बनाया किसने है, बस ध्यान इस पर दिया करो। देखो R को बनाने में पहला रोल है इस वाली लाइन का, AI का, दिस AI लाइन, ये लाइन AI है आपकी। सो एक तो AI है बच्चों, और कौन सी है, ये देखो ये जो नॉर्मल है ये बनाई किसने, नॉर्मल आई है C वाली लाइन में। दिस नॉर्मल, लेट मी शो यू, इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, तो शायद आप इंटरप्रेट ना कर पा रहे हो। तो ये आपका R है, ये आपका I है। सो यहाँ पर आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, AIC ही लोगे। तो यहाँ पर देखो R आपका एक्सटीरियर एंगल है, ओ सॉरी यहाँ पर देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, यहाँ पर R एक्सटीरियर बिल्कुल भी नहीं है। देखो ध्यान से, ये है क्या, ये आपके पास कुछ इस तरह का केस है। मैं उठा रहा हूँ उस ट्रायंगल को, बाहर रख रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर ये इस तरह का केस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये आपके पास I है, ये वाला I है, ये C है, ये A है। अब जो एक्चुअली में R है पता है वो क्या है, R है हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया, फिर हमने AO को भी आगे प्रोड्यूस किया, तो ये जो बीच में एंगल मिला ये आपका R है। तो ये एक्सटीरियर नहीं होता, मैं बता चुका आपको एक्सटीरियर क्या होता है कि अगर आपने इसको प्रोड्यूस करते तो ये एंगल आपका कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, अगर आप इसको प्रोड्यूस करते तो ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। तो R आपका एक्सटीरियर एंगल बिल्कुल भी नहीं है, R इज़ नॉट एन एक्सटीरियर एंगल। बट अगर आप ध्यान से देखो, इसको इरेज कर दो भाई बाहर के एंगल्स को, तो ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, द टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अगर ये R है तो ये भी R होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये वाला एंगल। सो आप फिर से देखो, AIC के अंदर एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा है, तो आप लिख सकते हो गामा बराबर R प्लस बीटा। दिस इज़ द रिलेशनशिप। सो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर। यहाँ पर बच्चे हो सकता था कि आप इसको ना निकाल पाते। सो यू नीड टू बी केयरफुल, मतलब थोड़ा सा अलग बना के देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। सो इट्स वॉज अ गुड केस। तो अब बच्चों बस मैं अब लास्ट में आपको एक थर्ड वाले डेरिवेशन का डायग्राम और बना के दिखाऊंगा। उसके बाद बच्चों फोर्थ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, बट अगर आप थोड़ा माइंड लगाओगे तो आपसे हो जाएगा।
थर्ड में क्या है कि आपके पास एक कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ऑब्जेक्ट इसके अंदर ही रखा हुआ है, तभी मैंने इसको इधर बनाया है। और जो इमेज है बच्चों वो रियल बन रही है। सो ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ पर है, मैंने मान लिया मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसका बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई इसके अंदर ही होगा। ये देखो स्फेयर कहाँ से कटा हुआ है, इस तरह के, तो यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब मैंने ओ से एक रे को स्ट्राइक करवाया तो मेरे पास क्या आया कि जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट पर इस तरह से बनेगा। ये नॉर्मल है, वैसे तो आपको मान चाहिए था इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। अब क्या हो रहा है कि रे ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो वो भाई इससे दूर भागेगी। ओके, नॉर्मल से दूर भागेगी, जाना था उसने ऐसे बट इससे थोड़ा और दूर भागेगी। सो हमने माना कि भाई वो इस तरह से आगे बढ़ गई और यहाँ पर आके कहीं पर वो मीट हो गई। सो दिस इज़ द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आई हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा। रेस्ट आप निकाल सकते हो। ये आपकी आर है, आर ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, सो दिस इज़ आर एंड दिस इज़ आई। तो बच्चों बाकी तो आप रिलेशनशिप अपने आप ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगी, सो उसको लगाइए एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर। सॉरी नॉट आई एंड आर बल्कि आई अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ओके, सो आई होप कि अब आप बच्चों थर्ड डेरिवेशन, फोर्थ और फिफ्थ डेरिवेशन खुद ईजिली कर सकते हो। अगर आपसे नहीं होती तो प्लीज़ टेल मी, आई विल एड्रेस देम इन अपकमिंग lectures of mine. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.